Hello everyone. Earlier we read about soil profile and soils of India, and today we will read about depletion of soil fertility and soil conservation. Before going to start our today topic, here is a quick reason in form of multiple choice questions. Firstly we will solve it. First is, which soil has high iron content? कौन सी सोयल में आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है? लेटेड सोयल, रेड सोयल एंड माउंटेन सोयल. विच सोयल? यस, रेड सोयल. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोयल. सोयल की फॉर्मेशन में कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्लाइमेटिक कंडीशंस, अर्थक्वेक्स और रिलीफ फीचर्स. विच वन? अर्थक्वेक्स. वेरी गुड. डिप्लीशन ऑफ सोयल फर्टिलिटी. द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द सोइल फर्टिलिटी. क्रॉप्स को जब हम ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करती है? कैसी होगी? अच्छी होगी या नहीं अच्छी होगी? सोइल की फर्टिलिटी पर, यानी कि मिट्टी की उपजाऊपन की शक्ति के ऊपर. द रिमूवल ऑफ टॉप सोइल इज कॉल्ड सोइल एरोजन. टॉप सोइल हमने देखी थी कल, हमने पढ़ा था. टॉप सोइल यानी कि ऊपर से जब टॉप सोइल रिमूव हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? सोइल एरोजन. और ये किस कारण से होती है? वाटर के काफ़ी स्पीड फ्लो से और या फिर विंड के काफ़ी स्पीड फ्लो से होती है. यानी कि बहुत तेज़ हवा चलने से या बहुत तेज़ पानी के बहने से वो ऊपर की जो मिट्टी की लेयर है टॉप सॉइल की, वो बह जाती है उनके साथ. या फिर और क्या रीज़न है? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड अडॉप्शन ऑफ अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स. लगातार ट्रीज को कट करते रहना, एक ही लैंड के ऊपर लगातार पशुओं को चराते रहना, लैंड के किसी भी एक पार्ट को लगातार बार बार यूज़ करते रहना, या फिर अनसाइंटिफिक मेथड से खेती करना. तो ये सब क्या तरीके हैं कि वो मिट्टी की फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को कम कर देते हैं धीरे धीरे. सॉइल कंजर्वेशन, इट मीन्स सॉइल की फर्टिलिटी को और टॉप सॉइल को कंजर्व करके रखना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना. और हमें पता है कि सॉइल एरोजन क्यों हो रहा है. उन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम सॉइल कंजर्व करने के मेथड निकाल सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज अफॉरेस्टेशन. इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंजर्व सॉइल. ये इसको कंजर्व करने का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है. मोर एंड मोर ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस शुड बी प्लांटेड. इसके अंदर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना, श्रब्स घास फूस को उगाना, और प्लांट्स अधिक से अधिक लगाना, और रेकलेस कटिंग. और जो लगातार हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं उनको रोककर हम सोइल कंजर्व कर सकते हैं. सेकेंड है चेकिंग ओवर ग्रेजिंग. किस लैंड पर ज़्यादा मात्रा में पशु चराए जा रहे हैं, एनिमल्स को हम चरा रहे हैं, ऐसी जगह को देखकर हमें क्या करना चाहिए? ओवर ग्रेजिंग को स्टॉप करना चाहिए. फॉडर शुड बी ग्रोन एज अ क्रॉप. पशुओं के लिए जो चारा है वो भी एक क्रॉप के रूप में, एक फसल के रूप में उगाया जाना चाहिए. क्रॉप रोटेशन. रोटेशन मीन्स हम आपको क्लास में कहते हैं ना कि आप रोटेशन वाइज बैठोगे, एक ही बच्चा लगातार फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठेगा. उस तरह से क्रॉप रोटेशन है. द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. एक ही लैंड पर बार बार सेम तरह की क्रॉप नहीं उगाई जानी चाहिए. उस क्रॉप्स को बार बार बदल कर, भाई अब वीट उगाया तो समटाइम्स के लिए पल्सेस ग्रो कर लें, फिर राइस हो गया, कॉटन हो गया. तो इस तरह से हमें क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए. एक ही क्रॉप्स को, एक ही फसल को बार बार नहीं ग्रो करना चाहिए. बार बार एक ही क्रॉप को ग्रो करने से क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एक ही बार में बार बार ख़त्म होते रहते हैं. और क्रॉप्स को रोटेट करके ग्रो करने से क्या होता है? लैंड की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोइल के जो हैं वो बने रहते हैं. कंटूर प्लोइंग. इन दिस मेथड द फार्मर प्लो पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप. इसमें क्या होता है? फार्मर्स क्या करते हैं? हिली एरिया के अंदर, स्लोप यानी कि ढलान वाले एरिया के अंदर स्ट्रिप्स टाइप में ऐसे कट करके इस पे वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं. इससे क्या होता है? जो हिली एरियाज़ के अंदर
जो पानी आता है, वाटर होता है, जब रेन के थ्रू आता है, वो जो ढलान में आता है वो एक जगह रुकता नहीं है, वहाँ यहाँ यूज़ होकर वो ऐसे नीचे चला जाता है। तब इस तरह से जो है वाटर इरिगेशन जो होती है यहाँ पे इजीली हो जाती है, वाटर इजीली यूज़ हो जाता है वहाँ पर। एंड सेकंड बेनिफिट क्या है, जब हिली एरिया के अंदर वाटर फ्लो काफ़ी स्पीडली आता है नीचे, तो जो सोइल एरोजन होता है वो रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रॉप्स ग्रो की हुई हैं, यानी कि क्रॉप्स ने, इनकी जड़ों ने मिट्टी को बांध कर रखा हुआ है। इस वजह से क्या है, वो सोइल पानी के साथ बहती नहीं है। नेक्स्ट है हमारी टेरेस फार्मिंग। ये भी इसी की तरह कंटूर फार्मिंग की तरह ही है। इसमें क्या है, हिली एरिया के अंदर बड़े बड़े ये स्टेप, इसे स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें क्या बड़े बड़े स्टेप जैसी, स्टेयर जैसी कट करके उसके ऊपर खेती की जाती है, क्रॉप्स ग्रो की जाती है। इसके अंदर भी सेम बेनिफिट है। जब हिली एरियाज के अंदर वाटर फ्लो एकदम से हो जाता है या बाढ़ जैसी, फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो कैसे क्रॉप्स ख़राब नहीं होती, क्योंकि ढलान वाला एरिया है, स्लोप वाला एरिया है, तो क्या है पानी यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है, इसमें भी सॉइल एरोजन नहीं होता। टेरेस फार्मिंग का और क्या बेनिफिट है हमें, इसमें क्या है, जब वाटर फ्लो फ्लड जैसी सिचुएशन आती है तो स्टेप्स कट किए होते हैं, टेरेस बनाए होते हैं, तो उस वजह से क्या है, वाटर का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप्स यानी कि इसमें जैसे हम नोटबुक पे लाइन्स लगाते हैं ना, स्ट्रिप बनाते हैं, उस तरह से क्या है, ये देखो स्ट्रिप्स बनाए गए हैं लाइन्स में लगा के। इट इज़ द मेथड ऑफ विच कवर क्रॉप्स सच एज स्मॉल ग्रेन। इसमें क्या होता है, स्ट्रिप लाइन्स में डिवाइड करके स्मॉल ग्रेन्स एंड ग्रासेस को ग्रो किया जाता है, जिससे क्या बेनिफिट है, वो भी सॉइल को बांध के रखती हैं। विच कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन नैरो स्ट्रिप्स, दिस कवर क्रॉप्स अब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो ये क्या करती है, साथ में मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं, नमी को सोख कर रखते हैं, होल्ड द सरफेस सॉइल टुगेदर, और साथ में मिट्टी को आपस में बांध कर रखती है, पकड़ के रखती हैं। कवर क्रॉपिंग, इसके अंदर क्या है, आपने खेतों में देखा हुआ ना, कई बार इस तरह की क्रॉप्स ग्रो होती हैं जिसमें इस बीच में गैप नज़र आता है, आ रहा है आपको। इन गैप को कवर करने के लिए इनके बीच में क्रॉप्स ग्रो की जाती है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर ऑफन यूज्ड। इसके अंदर लेग्यूमिनस यानी कि दालों जैसी, पल्सेस जैसी जो क्रॉप्स होती हैं वो मोस्टली इसके अंदर कवर करने के लिए ग्रो की जाती हैं। और सेकंड बेनिफिट क्या है कि नाइट्रोजन को वो सॉइल में ऐड करती हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, पल्सेस दालों से क्या होता है, दालों वाली क्रॉप्स को ग्रो करने से सॉइल की नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और क्रॉप्स ग्रो करने से वो पूरा हो जाती है। नेक्स्ट है प्लांटिंग शेल्टर बेड्स इन ड्राई एरियाज वेयर विंड एरोजन इज कॉमन। ड्राई जो एरिया, शुष्क जो एरिया है, उसके अंदर क्या होता है, हवा काफ़ी तेज़ चलती है, हवा की वजह से जो सॉइल एरोजन होता है वो कॉमन है। रोज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स आर प्लांटेड। इसमें क्या होता है कि जहाँ जिस फील्ड में हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं उसके चारों ओर ट्रीज़ को ग्रो कर दिया जाता है। ट्रीज़ को ग्रो करने से क्या बेनिफिट है, एक तो ट्रीज़ को ग्रो करने से क्या है, वो सॉइल को, मिट्टी को बांध के रखते हैं। बांध के कैसे, अपनी जड़ों से, वो जड़ों से क्या है, मिट्टी बंधी रहती है। और सेकंड क्या है, हवा का जो प्रेशर होगा, विंड का जो प्रेशर होगा, वो क्रॉप्स को ख़राब नहीं करता। दीज रोज आर कोल्ड शेल्टर बेड्स। इन रोज को क्या कहा जाता है, शेल्टर बेड्स। ये क्या होता है, खेत के चारों तरफ ट्रीज़ को ग्रो कर देते हैं इसके अंदर। रोक डैम्स, इसके अंदर क्या होता है, रोक्स आर पाइल्ड टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल लॉस। सॉइल लॉस को रोकने के लिए रोक डैम बनाया जाता है, यानी कि चट्टानों का डैम, छोटे छोटे पत्थरों का लगा के चारों तरफ उससे डैम बनाया जाता है, जिससे क्या है, वो फ्लड को रोक सकें। सॉइल एरोजन एंड द फ्लोइंग फर्टिलिटी लॉस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। सॉइल एरोजन एंड फर्टिलिटी लॉस ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। कैसी कंट्रीज़ में, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कंजर्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड अपनाकर एंड फर्टिलिटी लॉस को रोकने के लिए, क्या करना चाहिए, अच्छी किस्म की खाद, इंटेंसिव मैन्योरिंग, अच्छी किस्म की खाद यूज़ करके, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करके, और क्रॉप रोटेशन यानी कि फसलों को रोटेट करके, ग्रो करके हम सॉइल फर्टिलिटी को स्टॉप कर सकते हैं। हमने टोटल मेथड पढ़े हैं अब तक। अफॉरेस्टेशन, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, कंटूर प्लॉइंग, क्रॉप रोटेशन, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, प्लांटिंग शेल्टर बेड्स एंड रॉक डैम्स। ये सारे किस चीज़ के मेथड हैं, सॉइल कंजर्व करने के। And today you will do
फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी इन योर फेयर नोटबुक।